Welcome everyone. My name is मोहित, सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज बिहार। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर की एनसीईआरटी के हाइलाइट्स पढ़ेंगे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो बेसिक नोमेनक्लेचर जो है वो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा एल्केन के बारे में, अल्काइंस के बारे में, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस आपको रेजोनेंस का डिफिनीशन क्या है, इंडक्टिव फिट क्या है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, बेसिक बस पता होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में जितने भी आपको चाहिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो मैं आपको यहाँ पे साथ में ऐड कर दूंगा। साथ में जितने भी नीट 2023 के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं, जैसे ये एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर ये आइसोमेरिज्म से आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन से आया हुआ है। तो इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करके चलते चलेंगे, और साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करके जितने भी पॉइंट्स चाहिए आपको एनसीईआरटी के समझने के लिए इजली, वो मैं आपको ऐड करके दूंगा। ठीक है, और साथ में कुछ एलियन के अच्छे अच्छे जो भी नोट्स हैं वो भी मैं आपको ऐड करके दूंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी को समझने में बहुत यूज़ हो। ठीक है, और कुछ मैं हर रिएक्शन के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि आपको एकदम कंसेप्ट जो है 100% क्लैरिटी से सेट हो जाए। तो बिल्कुल एनसीईआरटी अगर आपको कंट्रोल में करना है, और ये बेस्ट मैंने पूरा मेहनत करके सब कुछ आपके एक साथ लेके आया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स करके। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है, सबसे पहले नाम में ही गिवन है कि हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड को हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बस कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं, तो उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नाम में ही दोनों गिवन है। अब हाइड्रोकार्बन्स का मेन यूजेस कहाँ पे है, क्यों हम इसको इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं फ्यूल्स की तरह, जैसे कि एलपीजी में जो होते हैं हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें यूज़ करते हैं, जो घरों में यूज़ होता है। सीएनजी जो होता है हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उनमें यूज़ होता है। एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि जो नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन से हमको ऑब्टेंड होता है उसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस ऑब्टेंड होता है एलएनजी। वो हो गया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। इसीलिए हमको इसको हाइड्रोकार्बन्स को बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सबको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनका ऑब्टेंड कैसे करते हैं, तो पेट्रोलियम का जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तब इसको हम ऑब्टेंड करते हैं। जो मेरा कोल गैस यहाँ पे दे रखा है, तो कोल गैस को कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, तो बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से ऑब्टेंड करते हैं। नेचुरल गैस जो है कहाँ पे फाउंड होता है, तो जो हमारे ऑपर स्टार्टा ड्यूरिंग द ड्रिलिंग ऑफ द ऑयल वेल्स, जब भी हम ऑयल वेल्स मतलब गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, तेल को पाने के लिए, तो जो ऑपर स्टार्टा होता है सबसे जो ऊपर होता है वहाँ पे गैसेस पाए जाते हैं जो कि नेचुरल गैस है। ठीक है, एलपीजी जो है, जो हम डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, हमारा वो सबसे कम पॉल्यूशन करता है, जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है। ठीक है, तो मेन आपके यहाँ पे एलपीजी और नेचुरल गैस के बारे में आपको जानना है। ठीक है, यहाँ पे इधर केरोसिन ऑयल इज़ यूज्ड एज एन डोमेस्टिक फ्यूल। ठीक है, जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है, तो केरोसिन ऑयल जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है थोड़ा बहुत। ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, और मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स मेड करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्ट्रीन, इन सब को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए, इन सारे पॉलीमर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, उसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं पेंट्स के अंदर। ठीक है, और फिर कुछ हाइड्रोकार्बन्स को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स की मैन्युफैक्चर में भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो हैं आपको सिंपल हो गया हाइड्रोकार्बन्स के क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार देख लो। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है कैसा है, उसके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है पूरे हाइड्रोकार्बन्स को। तो तीन मेन कैटेगरी है मेरा। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जब मेरे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, या कार्बन हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड हमेशा ही होगा, तो उनको बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि हमारे एल्केन्स आते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, या साइक्लो एल्केन्स हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें या तो डबल बॉन्ड में रहे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा हो, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, तो ये होते हैं मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और तीसरा जो है मेरा वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो नीट 2023 के अंदर आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इतने सारे आपको 7 कंपाउंड दिया था, और पूछ रहा था बताओ इसमें से कौन कौन से एरोमेटिक है, कौन से नहीं है, हॉकल्स रूल को कौन कौन सा फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आ जाएंगे, इसलिए अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल एनसीईआरटी के ही आए थे,
तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोकार्बन्स को बांट दिए दो टाइप में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। एरोमेटिक हम आगे पढ़ेंगे। एलिफेटिक पढ़ते हैं तो उसमें हम बांट दिए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में आप आ जाएगा एल्केन्स। एल्केन्स को हम आगे भी पढ़ेंगे, पाराफिन्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एल्किन्स को बोलते हैं ओलिफिन्स, ठीक है। और एल्कीन और अल्काइन दोनों को मिला के बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड एग्जाम्पल क्या होगा, सिंपल कार्बन कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या यहाँ पे मेरा साइक्लोएल्केन हो गया। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, अब इसको देख लो। आगे हम जब स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स के बारे में, देखो अगर आप चाहते हो कि इस मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से सारे पीडीएफ तैयार किए हैं, आप अगर आपको लेना है तो आप मेरे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को आपको ईजिली आप समझ पाओ वैसे मैंने हर चीज़ को यहाँ पे बनाया हुआ है, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं। आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर के आपको एनसीईआरटी के लाइट्स मिल जाएंगे। और मैं अब आपको जो टेलीग्राम पे क्यूज़ प्रॉपर कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज डेली, तो आप सब कुछ उसी में मिल जाएगा आपको। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन्स के बारे में। देखो एल्केन्स क्या होता है, मेरा ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ओपन चेन है। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मीथेन जो है ये मेरा फर्स्ट मेंबर है इस एल्केन फैमिली का, ठीक है। मीथेन सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है, ठीक है। मीथेन जो है ये गैस है, कहाँ पाया जाता है तो कोल माइंस के अंदर पाया जाता है और मार्सी प्लेसेस के अंदर पाया जाता है। कोल माइंस और जो दलदली इलाके होते हैं मार्सी प्लेसेस, वहाँ पे आपके मीथेन का फॉर्मेशन होता है और ये गैसियस इन नेचर होता है, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, ठीक है। अब होता है क्या कि जैसे मान लो ये मीथेन है, सबसे सिंपलेस्ट या फर्स्ट मेंबर मेरा है। अगर इस हाइड्रोजन को हम एक रिप्लेस कर दे CH3 ग्रुप से तो क्या होगा, एक CH3 तो प्लस था ही और एक CH3 और ऐड हो जाएगा तो मेरा बन जाएगा C2H6। फिर अगर इस हाइड्रोजन को हटा के फिर एक और CH3 से रिप्लेस कर दे तो मेरा बन जाएगा प्रोपेन। तो पहले मीथेन था, फिर इथेन हुआ, फिर प्रोपेन हुआ। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे पहले CH4 था, फिर वहाँ से बन के मेरा C2H6 बन गया, फिर C3H8 बन जाएगा, फिर C4H10 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर, H हटाओ और CH3 ऐड करो, तो ये एक मेरा होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n+2, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे रखा है वो ये लाइन है, इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये इनॉट, ठीक है, जो एल्केन्स है मेरे खास दिस हाइड्रोकार्बन्स यानी कि एल्केन्स जो मेरे हैं ये इनॉट होते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये इनॉट होते हैं, ना ही एसिड से, ना बेसिस से, ना ही किसी रिएजेंट से जनरली रिएक्ट करते हैं। और इनको इसीलिए हम बोलते हैं पाराफिन्स, क्योंकि बहुत ही लिटिल एफिनिटी होता है इनका, बहुत ही कम ज़्यादा एफिनिटी होता है। और ये इनर्ट नेचर के होते हैं, एसिड बेस और किसी रिएजेंट से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए एल्केन्स को बोलते हैं हम लोग, पाराफिन्स बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे दे रखा जैसे कि मैंने डिटेल में बताया था ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपर, ठीक है। तो अगर हम वेस्फर थ्योरी की बात करें तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। आपको ऐसा स्ट्रक्चर दीजिएगा टेट्राहेड्रल। उसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल के बारे में, तो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो है वो जितने यहाँ पे फॉर्म होंगे उन सबके होंगे 109.5 डिग्री। याद कर लो, बहुत ज़्यादा बने 109.5 डिग्री, ठीक है। ये सारे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल जो हैं ये मेरे होते हैं 109.5 डिग्री, ठीक है। अब देखो, और ये जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड होगा सारे सिग्मा बॉन्ड ही हैं यहाँ पे, क्योंकि मीथेन है। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो कार्बन, अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के एक और अगर हम जोड़ दें यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो जो हमारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स ज्वाइंट होंगे उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, एक CH3 ग्रुप ये हुआ और एक CH3 एक हुआ। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा कार्बन हाइड्रोजन की कंपेरिजन में, ठीक है। और हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा केमिकल बॉन्डिंग वाला ही दे रखा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दे रखा है। तो इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल क्या होता है, और बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन का ज़्यादा होता है कार्बन हाइड्रोजन से, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सारे बॉन्ड में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम समराइज़ करें एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन क्या है मेरे, ब्रांच्ड हो सकते हैं या ऑन ब्रांच हो सकते हैं। एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स,
ठीक है, ये मेंबर्स होते हैं एल्केन्स के। जो मीथेन है सबसे फर्स्ट मेंबर है मेरे एल्केन्स का, और ये जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो मार्स गैसेस इसको बोलते हैं, क्योंकि हमारे मार्सी एरिया में ऑब्टेन्ड होता है, मार्सी प्लेसेस के अंदर। और एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेचुरल गैस, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस का कंपोजिशन आप देख लो, पूछ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस का कंपोजिशन क्या होता है, 80% मीथेन होता है, 10% इथेन और 10% प्रोपेन होता है, ठीक है। और वाटर गैस और सीन गैस आगे भी मैं बताऊंगा, यहाँ भी देख लो, दोनों को बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले ये हाइड्रोजन चैप्टर में गिवन था, लेकिन अब रिमूव हो गया है, तो अब यहाँ भी याद कर लो। वाटर गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे होता है 1:1 रेशियो, और यहाँ पे होता है 1:3 रेशियो, ठीक है। तो ये था एल्केन का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म नहीं कराऊंगा एल्केन का, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा दे रखा, अगर मैं इसको लाइन इन लाइन कराने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप जिद करोगे तो मैं आगे अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन हम यहाँ पे मेन फोकस करेंगे प्रिपरेशन के ऊपर और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, सारे एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे, ऑल्काइन का और बेंजीन का, ऐसे करके, ठीक है। तो चलो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं। आखिर हम एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये हमको पढ़ना है यहाँ पे। तो एल्केन्स का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, तो ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं, यानी कि एल्कीन और अल्काइन से कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी कि एल्केन में अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनसे कर सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है फ्रॉम ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन और अल्काइन से कैसे कर सकते हैं। तो देखो पहला जो है, अगर हम एल्कीन और अल्काइन में कोई फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट यूज़ करें, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, इनमें से कोई अगर यूज़ करें जो कि हमारे ये फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट हैं, इनको यूज़ करें, तो यहाँ पे मेटल का जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर लेगा हाइड्रोजन गैस को, ठीक है, और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम प्लेटिनम और प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं तो बस हमको रूम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम निकल यूज़ करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो बस करना क्या है कि कोई भी आप ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं तो इथीन ले लिए या इथाइन ले लिए, मतलब या प्रोपाइन ले लिए, ठीक है, एल्कीन और अल्काइन ले लिए, उनमें हम ऐड कर दिए निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, कोई एक भी ऐड करके तो चलेगा, ठीक है। ये स्लैश है तो कोई एक भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा। अगर एल्कीन है तब भी एल्कीन बनेगा, और अल्काइन है तब भी एल्कीन बनेगा, बीच में अल्काइन से एल्कीन नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे अल्काइन है, अल्काइन में अगर ऐड करें कोई भी निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, तो मेरा एल्कीन बना, वहाँ से फिर डाल देंगे तो फिर मेरा एल्कीन बन जाएगा। तो ये होता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो फर्स्ट मेथड मेरा हो गया, ठीक है। अगर इसको समराइज़ करें, एलियन के जो मॉड्यूल में दे रखा है वहाँ पे देखो, तो एल्कीन और अल्काइन सेपरेट करते हैं तो इनको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो एल्कीन में ऐड करो या अल्काइन में ऐड करो, मेरा एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन वही बात है यहाँ पे कि प्लेटिनम में आपको रूम टेम्परेचर से हो जाएगा, लेकिन अगर आप निकल यूज़ करते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं सेबेटियर सैंडेशन रिजेक्शन, ठीक है। मीथेन को हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे हमको हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, एल्कीन और अल्काइन चाहिए, यानी कि 2 कार्बन तो चाहिए ना एटलीस्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा जब, तो मीथेन में एक ही कार्बन होता है, तो इस मेथड से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। और ये सीन एडिशन होता है। सीन एडिशन क्या होता है, अगर दोनों ग्रुप जो हम ऐड कर रहे हैं उस सेम साइड ऐड हो तो उनको बोलते हैं सीन एडिशन, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होगा, क्योंकि ये निकल, प्लेटिनम मेरे कैटलिस्ट से बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये, और ये आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसको फॉलो नहीं करता है। तो ये था आपका पहला स्टेप कि एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक बार कर दिया ऑन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, यानी कि एल्कीन और अल्काइन से। अब नेक्स्ट बढ़ना है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड में 2 मेथड है, पहला है रिडक्शन मेथड, फिर ऊज रिएक्शंस, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो है मेरा, देखो एक मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आपको इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई अल्काइन ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम प्लेटिनम प्लस H2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि निकिल, प्लेटिनम, इसमें से कोई एक यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि सीधा अल्काइन से बन जाएगा एल्केन, ठीक है। ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन है। लेकिन अगर यहीं पे हमको प्लेटिनम BSO4 यूज़ करना पड़े, या प्लेटिनम कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करना पड़े, या सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ करना पड़े, तो ये मेरा होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। और यहाँ पे अगर आपने प्लेटिनम BSO4 यूज़ किया है तो सिस वाला एल्कीन फॉर्म होगा, और सोडियम और लिक्विड अमोनिया यूज़ किया है
तो ये आपको यहाँ पे ट्रांस वाला फॉर्म होगा। ये आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा और रिएजेंट के बारे में, तो जब हम एल्कीन पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे हमको अच्छे से पढ़ना है दोनों के बारे में कि सिस और ट्रांस एल्कीन क्या होता है। और सिस का फॉर्मेशन होता है प्लेटिनम BSO4 डालने से होता है, और ट्रांस का फॉर्मेशन होता है सोडियम और लिक्विड अमोनिया डालने से होता है। तो ये जो है मेरा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन है, यानी कि अल्काइन से बना एल्कीन, एल्केन नहीं बना। अगर सीधा एल्केन बनता है यानी कि ये तो है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन है कि अल्काइन से मेरा सेम है। इस अल्काइन में अगर हम प्लेटिनम और H2 ऐड कर रहे हैं तो मेरा एल्कीन बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो फिर एल्कीन बनेगा। उसमें भी डिपेंड करता है कि सीस है कि ट्रांस बनेगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड कर रखा है। और ये सारे रिएक्शन NCERT में दे रखे हैं, ये दोनों अभी एल्कीन में दे रखा है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे एल्केन। तो सिंपल है, जिंक और डाइल्यूट HCl ऐड कर देंगे तो मेरा एल्कीन से बन जाएगा एल्केन। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। ये सिंपल एक रिडक्शन स्टेप है। ठीक है, यहाँ से जो भी मेरा Cl रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपका एल्केन बन जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत सारे कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन NCERT में जो दे रखा है वो जिंक प्लस HCl दे रखा है, और ये रिडक्शन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट जो दे रखा है दूसरा है ऊर्ज रिएक्शन। ये भी मेरा अल्काइल हैलाइड से ही है। अल्काइल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो करना ये है कि अल्काइल हैलाइड मेरा है कोई लिए, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन प्लस मिथाइल ब्रोमीन ले लिए, और यहाँ पे हम यूज़ किए सोडियम और ड्राई ईथर का अगर यूज़ करते हैं, ड्राई ईथर, ड्राई सब पे जोड़ देना, तो यहाँ पे मेरा एल्केन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो आपके कार्बन का नंबर होगा वो इवन में होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे CH3Br यूज़ किया था तो यहाँ पे CH3CH3 होगा। ठीक है, सिंपल ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, साइमेट्रिकल एल्केन होगा। और यहाँ पे जैसे मेरा ये है ब्रोमो इथेन, तो यहाँ पे मेरा ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो यहाँ पे तो दोनों मेरा एल्केन सिमिलर है तब ये फॉर्मेशन हो रहा है। अगर यहाँ पे दोनों अल्काइल हैलाइड्स जो हैं डिफरेंट लेने तब क्या होगा, तब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और कभी भी जो भी मैं फॉर्मेशन होगा तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का फॉर्मेशन होगा और साइमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है और इनको हम इसे रिएक्ट कर लेगा और CH3 जुड़ जाएगा। ये ड्राई ईथर से ऐसे ही मैकेनिज्म होता है। आगे अगर आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे अल्काइल हैलाइड से अगर हम कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ये एल्काइल हैलाइड हुआ और ये एल्काइल हैलाइड हुआ, और यहाँ पे हम ऐड कर दिए सोडियम, और यहाँ पे हमारा जो सोडियम है वो दोनों हैलोजन से रिएक्ट कर लेगा और NaX बना देगा, और ये दोनों अल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ जाएंगे और मेरा इवन नंबर कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि ड्राई ईथर लेना है। अगर हम वेट ईथर ले ले तो क्या होगा, तो वेट ईथर में आपका होगा H2O, जो कि आप सोडियम यूज़ कर रहे हो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और बन जाएगा NOH, और ये NOH जो है CH3I के साथ रिएक्ट कर लेगा और मेरा मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो फिर हमारा रिएक्शन ये आगे नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ड्राई ईथर बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस भी मेथड से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे जो है एटलीस्ट 2 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मेशन हो पाएगा, 2 कार्बन जुड़ के ही फॉर्म होंगे। तो इससे भी आपका मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर इनटू इंडिविजुअल मेंबर इज़ नॉट इजी, इसमें जो है हमारे जो भी मिक्सचर ऑब्टेन्ड होंगे, अगर हम 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मैं बहुत सारा एल्केन का फॉर्मेशन होगा, जितने भी एल्केन्स पॉसिबल होंगे सबका फॉर्मेशन होगा। और इस केस में जो मेरा सेपरेशन है वो पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सबका बराबर ही होगा, तो फिर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रैंकलिन रिएजेंट है। क्या होता है, यहाँ भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम जिंक यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम सोडियम यूज़ करते हैं। तो जिंक जो है हमारा वो फ्रैंकलिन रिएजेंट की तरह काम करता है और इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएजेंट। ठीक है, तो बस अल्काइल हैलाइड ही है, सेम है, बस यहाँ पे हम जिंक यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये NCERT में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेना है, ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर में है, एल्केन्स में। अब थर्ड जो है मेरा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे फॉर्मेशन होगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, जैसे ये है मेरा यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे हम यूज़ करें सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब क्या हुआ, सोडा यानी कि NaOH और लाइम यानी कि CaO। ठीक है, तो सोडा लाइम का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे CO2 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और ये NaO करके बना देगा Na2CO3, और जो यहाँ पे मेरा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, ये बन जाएगा एल्केन में CH4 में। तो अगर हम सोडा लाइम का यूज़ करें, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ पे था मेरा
इथेनोइक एसिड था, वहाँ पे मेरा ये बन गया सोडियम इथेनोएट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हम सोडा लाइम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा एक कार्बन कम वाला एल्केन बन रहा है। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अगर 2 कार्बन है तो एक कार्बन कम वाला एल्केन को फॉर्मेशन करा दो, क्योंकि CO2 जो है यहाँ पे रिमूव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से। जो भी मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ से CO2 को रिमूव कर देंगे, यानी कि एक कार्बन कम वाला एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सोडा लाइम मेथड वाला सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा एक कार्बन कम एल्केन का फॉर्मेशन है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO होता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमको प्रोपेन का प्रिपरेशन करना है तो कौन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करेंगे। देखो, तो यहाँ पे हमको अगर प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है यानी कि एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे, जैसे कि होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो मेरा ये है कार्बोक्सिलिक एसिड से सेकेंड मेथड है, ये है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये क्या होता है, इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये मेरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसको यूज़ किया, इनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस से करने से क्या होता है हमारा कि जो CO2 है वो यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और जो भी मेरा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और ये फ्री रेडिकल जुड़ के आपस में एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊर्ज रिएक्शन जैसा ही मैकेनिज्म होने वाला है, सिंपल। ठीक है, बस यहाँ पे ये डिफरेंट है कि जो मेरा CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, और जो अल्काइल ग्रुप है वो जुड़ के फॉर्म करेगा मेरा एल्केन, और यहाँ भी हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगा, और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसे होगा तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, एनसीईआरटी दे रखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमको बोला गया था सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, सोडियम इथेनोएट। यहाँ पे मेरा क्या होता है कि ये एनायन का फॉर्मेशन होता है और ये केटायन का फॉर्मेशन होता है। एनायन जो है चला जाएगा एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर जाने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और बन गया एसीटेट फ्री रेडिकल, और ये एसीटेट फ्री रेडिकल से मेरा CO2 रिलीज हो जाएगा। जैसे ये CO2 रिलीज हो जाएगा, और जो मेरा अल्काइल ग्रुप है जैसे यहाँ पे मिथाइल है तो बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, और 2 मिथाइल फ्री रेडिकल जो है आपस में जुड़ के ये मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ भी जो है हमेशा मेरा साइमेट्रिकल एल्कीन का ही फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, और मैकेनिज्म आपका लगभग ऊर्ज रिएक्शन की तरह ही सेम है। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनायन में और केटायन में टूट जाएगा। एनायन चला जाएगा एनोड के ऊपर, केटायन जाएगा कैथोड के ऊपर। आप याद कर सकते हो A फॉर एनायन और A फॉर एनोड, C फॉर केटायन, C फॉर कैथोड। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और यहाँ पे मेरा एसीटेट फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, और यहाँ से CO2 रिलीज हो गया, और ये मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ के आपस में मेरा एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो एनोड के ऊपर क्या गया, एनोड के ऊपर आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और CO2 रिलीज हुआ। और कैथोड के ऊपर क्या हुआ, कैथोड के ऊपर आप यहाँ पे चले जाओ तो कैथोड में आपको पता चला कि ये H2 हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है, और यहाँ से मेरा H2 गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर एल्कीन बनेगा और CO2 रिलीज होगा। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है A फॉर एनोड, A फॉर एल्केन्स, तो एल्केन्स का फॉर्मेशन एनोड के ऊपर होगा। ठीक है, और एल्केन्स जहाँ होंगे वहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन साथ में था तो वहाँ CO2 भी रिलीज होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो मीथेन का फॉर्मेशन यहाँ भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एल्केन्स फॉर्म्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 2 कार्बन। जो भी मेरे यहाँ पे एल्केन फॉर्म होगा उनके पास एटलीस्ट 2 कार्बन होगा, और ये ऑन साइमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। ओनली साइमेट्रिकल एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि 2 फ्री रेडिकल जुड़ के फॉर्म कर रहे हैं, 2 मिथाइल फ्री रेडिकल एटलीस्ट जुड़ के फॉर्म होंगे, तो मेरा इथेन का ही फॉर्मेशन होगा, मीथेन का नहीं होगा। तो ये सारे मेथड जो है ये प्रिपरेशन के मेथड थे। यहाँ भी सिम दे रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही है। मैंने बहुत मेहनत से ये सारे NCERT हाइलाइट्स बनाए हैं। अगर इनको आप लेना चाहते हो तो मैंने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे चैप्टर के NCERT हाइलाइट्स बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। कि देख लो, इतना आप इजीली इसको नहीं पढ़ पाओगे NCERT से। डायग्राम कहीं और है, दिया कहीं और है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो।
तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। देखो सबसे पहले जो दे रखा है कि एल्केन्स जो है हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक असर्शन जन क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों होते हैं। बिकॉज देखो एल्केन्स में दो ही बॉन्ड होता है, एक कार्बन कार्बन और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों के अंदर इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जो है बहुत कम होता है। इसके कारण से क्या होता है कि इनमें बहुत वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। इसीलिए ये जो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर नहीं है क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि जो मेरे फर्स्ट मतलब चूंकि इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, तो वीक फोर्स के कारण जो पहले 4 मेंबर्स हैं C1 से लेकर C4 तक ये गैसेस होते हैं। ठीक है, फिर C5 से लेकर C17 तक लिक्विड में होते हैं, और जिनका कार्बन का नंबर 18 से ज़्यादा है वो सॉलिड में होते हैं। तो ये हैं हमारे एल्केन्स के किस किस स्टेट में लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद एल्केन्स जो है कलरलेस होते हैं, यानी कि ऑर्डरलेस भी होंगे। और सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें एल्केन्स का, तो आपने पढ़ा होगा कि हाँ लाइक डिजॉल्व इन लाइक, यानी कि पोलर सब्सटेंस जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो एल्केन हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है कि एल्केन्स जो है नॉन पोलर हैं, इसीलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। एग्जांपल क्या होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट का, तो बेंजीन, CCl4, ईथर, इन सब में ये हमारा एल्केन्स जो है सॉल्युबल होगा, लेकिन वाटर में है इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गया। और यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये हाइड्रोफोबिक की नेचर होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो हाइड्रोफोबिक की नेचर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पोलरिटी के बारे में कि एल्केन्स क्यों नॉन पोलर है ये इंपॉर्टेंट है, ये दे रखा है यहाँ पे। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है लेकिन बहुत थोड़ा सा है, इसीलिए यहाँ पे इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। मैंने अच्छे से इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। देखो बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स पे। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल्स का, उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। समझ में आया, जितना ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। या ये भी बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत अच्छा, यहाँ से भी सेशन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो होता ये है कि ज़्यादा अगर एक स्टेटमेंट आप याद कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के, यानी कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ही कम मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर मेरा ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो फिर जो भी मेरे मॉलिक्यूल हैं वो उनका शेप जो है स्फीयर की तरह हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो ये स्फीयर, पहले मान लो मॉलिक्यूल ऐसे था मेरा, ब्रांचिंग ज़्यादा होने के कारण स्फीयर शेप में हो जाएगा। तो इसके कारण जो है सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो कम हो जाए तो वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यही बात है कि ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने के कारण सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो फिर वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अच्छा ऐसा सजेशन क्वेश्चन आ सकता है। तो यही था, अब आगे पढ़ते हैं। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर आपको कोचिंग के टेस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है कि पेंटेन है, फिर आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। ये तीनों जो हैं आपके आइसोमर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीनों में जो है आपके 5-5 कार्बन होते हैं, लेकिन आइसोमर्स है। आइसोपेंटेन को बोलते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन और नियोपेंटेन को बोलते हैं 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इन तीनों के अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन पूछ देते हैं, कैसे करोगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इन्वर्सली रिलेशन है ब्रांचिंग का, सबसे ज़्यादा जिसमें ब्रांचिंग है। ठीक है, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 1 भी नहीं है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सबसे बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए का ज़्यादा होगा, फिर बी का, फिर सी का। या आप ये भी कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। जैसे ये मेन चेन हुआ, ये मेन चेन हुआ और ये मेन चेन हुआ, जितना ही ज़्यादा कार्बन होगा मेन चेन में उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे 5 कार्बन है तो सबसे ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे 4 कार्बन, फिर यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसको आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो अलग अलग कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट निकाल के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो देखो ये एलियन का जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा था, यह सब हमने डिस्कस कर लिया है। मेल्टिंग पॉइंट वाला एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो साइमेट्री पे डिपेंड करता है। एल्केन्स जिसका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऑड नंबर कार्बन के कंपैरिजन में,
अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में। तो एल्केन्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो है इनॉट होते हैं, एसिड, बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये हमारे सारी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो एक एक करके हम सारे जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, एल्कीन से, अल्काइल हैलाइड से, अल्कोहल से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे जो है हम कौन कौन से एल्केन्स के प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं बाई दिस रिएक्शंस। तो एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ये मेरा कोई एल्केन है, उसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी भी हैलोजन से, तो उसको बोल देंगे हैलोजिनेशन। अगर नाइट्रो ग्रुप NO2 से किसी को रिप्लेस करेंगे इस हाइड्रोजन को तो बोलेंगे नाइट्रेशन। अगर SO3H से रिप्लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे सल्फोनेशन। तो अच्छी बात यह है कि लोअर एल्केन्स जो हैं वो हमारे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन शो नहीं करते हैं, इसलिए हमको वो नहीं पढ़ने हैं। NCERT में जो डिटेल में पढ़ना है वो था हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखा है हैलोजिनेशन का। कोई भी एल्केन है, इस हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करना है हमको हैलोजन से तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है? तो पहला सनलाइट है, ठीक है, UV रेज हो सकता है, या टेम्परेचर का रेंज जो है वो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। देखो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका टेम्परेचर है उसको आप डिग्री सेल्सियस में याद करोगे तो जल्दी अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे केल्विन वाले में मेरे से तो नहीं याद होता था। तो आपको टेम्परेचर को अच्छे से याद करना है, यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि रिएक्शन चेंज हो जाता है टेम्परेचर चेंज होने से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सनलाइट में, अल्ट्रावायलेट रेज में, और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक हमारा ये हैलोजिनेशन प्रोसेस होता है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हैलोजन को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा हैलोजन, और यहाँ पे मेरा फॉर्म हो जाएगा ये अल्काइल हैलाइड। तो स्टार्ट करते हैं। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लो। देखो मैं यहाँ पे आपको जितने भी रिएक्शन NCERT में जैसे जैसे आएगा वैसे आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी बात आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 3 टाइप के होते हैं: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमको यहाँ पे जो पढ़ना है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है बस एल्केन्स शो करते हैं। अगर इसमें भी 3 टाइप के होते हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हमको सिलेबस में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन नहीं है, हैलोजिनेशन ही डिटेल में पढ़ना है। तो अगर हम फ्लोरीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करा रहे हैं तो फ्लोरीनेशन बोलेंगे, या क्लोरीनेशन बोलेंगे, और फिर ब्रोमिनेशन, फिर आयोडीनेशन बोलेंगे। तो ये है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। तो हैलोजिनेशन का सिंपल रिएक्शन दे रखा है। तो जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एल्केन्स का। बस एल्केन्स ही शो करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम अभी पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो हैलोजिनेशन कैसे होता है? कोई भी मीथेन है उसमें अगर हम एक्सेस ऑफ Cl2 मान लो ले लिए तो ये 4 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो जो मीथेन है इस पे 4 हाइड्रोजन है और Cl2 एक्सेस में है। तो पहले क्या होगा, मेरा इस एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और मेरा HCl रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा मेरा क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इस क्लोरोमीथेन में अभी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फिर वापस से मेरा एक क्लोरीन आएगा और फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बन जाएगा डाईक्लोरोमीथेन। अभी भी इसमें 2 हमारे हाइड्रोजन है। इस 2 हाइड्रोजन को फिर वापस से क्लोरीन आएगा और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बनेगा ट्राईक्लोरोमीथेन। फिर इसमें भी एक हाइड्रोजन और है, उसको रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा मेरा टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरे 4 जो हैं क्लोरो डेरिवेटिव्स हैं मीथेन के, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अब बताओ इथेन के कितने क्लोरो डेरिवेटिव होंगे। आप खुद से सॉल्व करो, मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन का सबसे फास्ट किससे होगा? फ्लोरीन से होगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। सबसे जो स्लोएस्ट होगा वो होगा आयोडीन से, ठीक है। और जो हाइड्रोजन को रिप्लेस, यहाँ पे हम बस रिप्लेस ही कर रहे हैं हाइड्रोजन को सारे रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का जो ये ऑर्डर है, टर्सरी हाइड्रोजन सबसे इजीली रिप्लेस हो जाएगा, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन, फिर प्राइमरी हाइड्रोजन, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होगा ऑर्डर। अब फ्लोरीन जो है सबसे मेरा फास्टेस्ट हैलोजिनेशन शो करता है। तो फ्लोरीनेशन जो है बहुत ज़्यादा मेरा वायलेंट होता है, इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आयोडीनेशन जो है सबसे स्लोवेस्ट होता है, और ये यहाँ तक इतना स्लो होता है कि रिवर्सिबल हो जाता है, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस इतना पढ़ना है कि जब हम आयोडीनेशन करते हैं तो HI का फॉर्मेशन होता है, और HI जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ता है, HiO3 और HNO3 में से कोई एक। क्या होता है कि जैसे HiO3 अगर हम ऐड करते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो ये HI जो है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसीलिए हैलोजिनेशन जो है ये फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म है, और इसमें 3 प्रोसेस होता है: इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। 3 मैकेनिज्म, 3 स्टेप होते हैं।
और हमको ये सबसे अच्छा पॉइंट था कि आयोडीनेशन के अंदर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि HI यहाँ पे फॉर्म हो रहा है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ताकि उसको हम रिमूव कर पाएँ, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट जो है इजीली फॉर्म हो जाए। तो आयोडीनेशन इंपॉर्टेंट था। अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये आपको मैंने बोला था ना, क्वेश्चन याद कर लो कि इथेन के कितने क्लोरो डेरिवेटिव होते हैं। तो 9 क्लोरो डेरिवेटिव इथेन के होते हैं। यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर रखे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है, जैसे यहाँ पे था प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, ये क्या है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी से याद कर लो। ये जो आपको दिख रहा है कार्बन, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टर्सरी कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे टर्सरी हाइड्रोजन। उसी तरह से ये जो आपको कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ए कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पे जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ है बस इससे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। इतना ही है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो चेन मैकेनिज्म है इसका, उसके बारे में। तो 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, फिर आगे है टर्मिनेशन। स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मेरा क्लोरीन है, तो यहाँ पे होमोलिसिस होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का। तो जब इसका होमोलिसिस होगा तो क्या होगा, जैसे होमोलिसिस क्या होता है, देखो हेट्रोलिसिस होता है और होमोलिसिस होता है। अगर इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बोलेंगे होमोलिसिस। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा एक बॉन्ड में, एक ये और एक ये, अगर दोनों आधे आधे डिवाइड होंगे तो उसको बोलेंगे होमोलिसिस। तो यहाँ पे 2 मेरे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी था, तो वो क्यों नहीं ब्रेक किया, क्योंकि ये जो है वो मेरे इतनी इजीली ब्रेक नहीं कर पाएंगे। जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है बहुत वीकर होता है, बहुत कमजोर होता है और इजीली टूट जाता है, इसलिए क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजी टू ब्रेक नहीं है, ठीक है। अब अगला स्टेप होता है प्रोपगेशन। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये हमारे मीथेन के पास जाएंगे और उनमें जो हाइड्रोजन है उनको वहाँ से रिप्लेस करेंगे और हमारे मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल वापस से जाएगा क्लोरीन के पास, बोलेगा तुम हमको बर्बाद किया, हम तुमको बर्बाद करेंगे। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा मेरा मिथाइल फ्री रेडिकल्स और हमारा यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया वापस से। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल्स ये जो है इस स्टेप को और इस स्टेप को बार बार रिपीट करेगा। क्लोरीन वाला जाएगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल बना देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा तो वो जाके क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा। तो ये रिपीट स्टेप होंगे तो बहुत सारे हमारे फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, यानी कि प्रोपगेशन हो गया। अब क्या है, लास्ट में है टर्मिनेशन। कब ये स्टेप खत्म होगा, तो जब जितने भी मेरे फ्री रेडिकल्स हैं इनका अगर कंजम्पशन हो जाए तो रिएक्टेंट अगर खत्म हो जाए तो मेरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो अगर क्लोरीन क्लोरीन आपस में जुड़ के Cl2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ के मेरा इथेन का फॉर्मेशन करा देंगे, या मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल जुड़ के मेरा ये बना देंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो है फ्री रेडिकल्स जब कंज्यूम हो जाएंगे तो मेरा चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ इथेन यहाँ पे हो सकता है। अगर हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं मीथेन का तो इथेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसीलिए इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो आप जो भी फॉर्म हो सकते हैं उसको आप अनुमान लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लोरीनेशन और मीथेन चल रहा है लेकिन इथेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। 2 अगर मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए तो मेरा इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे जो आपको रिएक्शन पढ़ना है वो है कंबसन रिएक्शन। सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं है। कोई भी एल्केन को अगर जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे तो CO2 में और वाटर में ये ब्रेक कर जाएगा, इवोल्यूशन होगा उसका। सिंपल है, ठीक है, बस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाँ, बैलेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं कार्बन को। जैसे यहाँ पे देखो C4H10 है तो पहले कार्बन को बैलेंस किए तो 4 CO2 लिख देंगे। फिर अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। यहाँ पे कितना 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2 बना है मेरा, तो उसको 5 से इंटू कर देंगे तो 10 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब जाके बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, तो 13/2 लिख देंगे ऑक्सीजन के। तो यही करना है, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, फिर टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो और उसको बैलेंस कर दो, ठीक है। यहाँ पे NCERT में एक इक्वेशन भी दे रखा है, चाहो तो याद कर लो, नहीं तो आप इससे भी काम चल सकता है आपका। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं सफिशियंट हो तब जाके मेरा ये रिएक्शन होगा। अगर हमारा जो है ऑक्सीजन जो है इनकम्प्लीट प्रेजेंट है तो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा। इनसफिशियंट एयर है या ऑक्सीजन है तो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा और फिर मेरा फॉर्मेशन होगा कार्बन ब्लैक का। इस कार्बन ब्लैक को हम यूज़ करते हैं इंक के अंदर, प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर इंक में, और ब्लैक पिगमेंट्स एज ए फिल्टर में यूज़ करते हैं। जैसे मीथेन है, अगर मेरा ऑक्सीजन बहुत कम है, एयर इनसफिशियंट है तो इनकम्प्लीट कम्बशन होगा और कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जेई के भी इसमें आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को ये डायरेक्ट उठ के आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना मैं स्ट्रेस किसी पे नहीं करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ाई करो, अभी के अभी इसको याद कर लो, मैं आपको याद करा भी दूंगा। पढ़ रहे हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। देखो एल्केन्स का ऐसे तो ऑक्सीडेशन उतना मुश्किल है, लेकिन इसको हम कैटलिस्ट यूज़ करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ करके हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो सिंपल से क्या, यहाँ पे हमको कैटलिस्ट का नाम याद करना है, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है उसको याद करना है। अगर मीथेन में अगर कॉपर ले, हाई टेम्परेचर ले, हाई प्रेशर ले, तब मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करें, कॉपर को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करें, तो मेरा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, मीथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहाँ पे मोल्बिडेनम का ऑक्साइड ले, MO2O3 ले, मोल्बिडेनम का ऑक्साइड लें मीथेन में, तो मेरा अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मीथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो मीथेन रिएक्टेंट सेम है, ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। अगर हम कैटलिस्ट को चेंज कर रहे हैं, अगर हम कॉपर यूज़ करेंगे तो बनेगा मेरा अल्कोहल यानी कि मीथेनॉल। अगर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे मोल्बिडेनम ऑक्साइड तो बनेगा मेरा अल्डिहाइड, मीथेनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। तीसरा है, अगर मान लो इथेन में हम यूज़ करते हैं मैंगनीज एसीटेट, इसको बोलते हैं मैंगनीज एसीटेट। इसको आपको एग्ज़ाम में दोनों तरीके से लिख सकता है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो इसीलिए आप दोनों ही याद कर लो, देख लो सेम ही लिखा हुआ है, एसीटेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्जाम में। तो अगर हम इथेन में मैंगनीज एसीटेट यूज़ करें तब मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे होगा इथेनोइक एसिड का। कार्बन का नंबर बिल्कुल सेम होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल बन रहा है कि अल्डिहाइड बन रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। मैंने ऐसे याद किया था, आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले जो है अल्कोहल रहता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये एक बेसिक बात है जो कि आपको 100% पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे जो सिंपलेस्ट है वो अल्कोहल है। तो अगर सबसे इसमें छोटा कौन लग रहा है आपको, देखो लिखने से पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन है, कॉपर है। तो सबसे छोटा जो है मेरा कॉपर है, इनका ऑक्सीडेशन करने से मेरा अल्डिहाइड बनता है। तो मोल्बिडेनम इससे बड़ा है तो उससे मेरा अल्डिहाइड बनेगा। सबसे जो यहाँ पे बड़ा क्या है, इसको अगर हम पूरा फॉर्म में लिखें, मैंगनीज छूट गया है, तो मेरा बनेगा मैंगनीज एसीटेट, बहुत बड़ा लिखेंगे तो बहुत बड़ा, अगर कैटलिस्ट है तो बहुत बड़ा मेरा एसिड बनेगा। सिंपल बात है कि कॉपर यूज़ करेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ बनेगा, अगर मोल्बिडेनम यूज़ करेंगे तो उससे हाई अल्डिहाइड बनेगा, और सबसे जब बड़ा यूज़ करेंगे तो मैंगनीज एसीटेट तो मेरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो। आगे है, अब देखो यहाँ पे वही लिख रखा है कि एल्केन का ऐसे ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी एल्केन में टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हम ऑक्सीडाइज इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये टर्सरी कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन हुआ। इस पर अगर हम KMNO4 यूज़ करें, आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक में, मैंने पढ़ाया हुआ है KMNO4 K2Cr2O7, ये ऑर्गेनिक में बहुत यूज़ होंगे। ये दोनों रिएजेंट पोटासियम परमैंगनेट और K2Cr2O7, ये दोनों जो हैं आपके ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे ऑक्सीडाइज एजेंट है, अल्कोहल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसको याद करते जाओ ये रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन के अंदर KMNO4 डाल के ऑक्सीडेशन करें तो जो टर्सरी हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, सब कुछ सेम रहेगा। जो टर्सरी हाइड्रोजन है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, किससे, तो पोटासियम परमैंगनेट से। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ नहीं, एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन आता है इसमें, ठीक है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट क्या फॉर्म होगा, तो इथेन है और ये मैंगनीज एसीटेट है, तो मेरा क्या फॉर्मेशन होगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो आप ये चारों रिएक्शन को अभी के अभी रट लो, फिर आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर से नोट कर लो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं आइसोमराइजेशन, ये बेसिक सा है। अगर किसी भी एल्केन के अंदर, जैसे यहाँ पे एन हेक्सेन है, 6 कार्बन है, इसमें एनहाइड्रस AlCl3 ऐड कर ले, एक लेविस एसिड है, तो क्या होगा मेरे, तो जो यहाँ पे 2 आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, एक सेकेंड कार्बन पे चला जाएगा मिथाइल ग्रुप, या मेरे थर्ड कार्बन पे चला जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो बस सिंपल इतना ही आपको जानना है कि हाँ, बस अगर किसी भी एल्केन में एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं तो आइसोमराइजेशन होता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपल एलिफेटिक एल्केन से हम लोग एरोमेटिक का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। अगर कोई भी इन एल्केन है, एलिफेटिक एल्केन है, जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, टेम्परेचर याद करो 500 डिग्री सेल्सियस, कैलोरी में याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप डिग्री सेल्सियस में याद करो। 500 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है और प्रेशर कितना है 10 से 20 ATM, तब जाके मेरा एरोमेटाइजेशन होगा और बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैटलिस्ट क्या यूज़ करेंगे, तो क्रोमियम का ऑक्साइड, वेनेडियम का ऑक्साइड
और मोल्बिडेनम ऑक्साइड, जो भी अभी मोल्बिडेनम ऑक्साइड हम पहले भी पढ़े थे, देखो यहाँ पे मोल्बिडेनम ऑक्साइड पढ़े थे ना, मीथेन में डालेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, वही है मोल्बिडेनम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर इन तीनों कैटलिस्ट का यूज़ करें, 500 डिग्री सेल्सियस का यूज़ करें और प्रेशर हाई प्रेशर यूज़ करें, तो जो भी मेरा एलिफेटिक कार्बन का है वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर और उससे ज़्यादा कार्बन में, तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉलिन, ये तो बेंजीन है, आपको पता होना चाहिए कि टॉलिन कैसा होता है, तो अभी आगे बार बार इसको रट ही जाएगा आपको। अभी देख लो, टॉलिन ऐसा होता है, बेंजीन में एक मिथाइल ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं टॉलिन। तो टॉलिन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो टॉलिन में होता है 7 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे थे हेक्सेन, तो हमारा बेंजीन रिंग बन रहा था, एक कार्बन बढ़ा देंगे, अगर 7 कार्बन का एल्केन लेंगे, हेप्टेन लेंगे, तो मेरा बन जाएगा टॉलिन। हमारा कैटलिस्ट बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, अगर 8 कार्बन ले लिया तब क्या बनेगा, बेंजीन तो बन नहीं सकता, 6 कार्बन है, और मतलब बेंजीन तो बनेगा, मतलब ये टॉलिन बन नहीं सकता, 7 कार्बन है, तो क्या होगा, अगर 8 कार्बन है तो देखो, या हो सकता है मेरा ये यहाँ से 6 कार्बन जुड़ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है, तो ये सारे 6 कार्बन जुड़ेंगे तो बेंजीन बन जाएंगे और ये दो ग्रुप इथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सेकेंड कार्बन और 7 कार्बन यहीं हमारे जुड़ जाए आपस में, तब जाके मेरा ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, पारा पे मेटा पे नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा है कि आप कौन सा फॉर्मेशन, एक तो आप बता दोगे कि हाँ 2 पॉसिबिलिटी मतलब आपस में बेंजीन बनने का, कि पहला और 6 कार्बन जुड़ गए या सेकेंड और 7 कार्बन जुड़ गए, आप खुद से ट्राई कर लो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये 8 और 3 को जोड़ोगे तो आपस से यही बात हो जाएगा, 1 और 6 वाला ही बात हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप लगेगा, मेटा पे और पारा पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 रिएक्शन है, पहला है 6 कार्बन का, फिर 7 कार्बन का और फिर 8 कार्बन का, तीनों में क्या क्या बनेगा और देख लो, बेंजीन सब में बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टीम सिंपल सा रिएक्शन है कि कोई भी एल्केन के अंदर अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि देखो यहाँ पे दे रखा है, अब डिग्री सेल्सियस में याद करो, कोई तुरंत याद होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करें, निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करें, तो ये मेरा इंडस्ट्रियली इसको यूज़ करते हैं हम लोग डाई हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस बनता है, और दोनों का अगर 1:1 रेशियो बन रहा है तो उसको बोलेंगे वाटर गैस। तो सिंपल है कि स्टीम, ठीक है, कि से रिएक्ट करके कैसे हम एल्केन से मीथेन से वाटर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब पढ़ना है पायरोलिसिस, देखो नाम ही है पायरोलिसिस। ठीक है, पायरो मतलब होता है हीट और लिसिस मतलब तोड़ना, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम हायर एल्केन्स को देते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर, तो ये टूट जाता है लोअर एल्केन्स के अंदर और एल्कीन्स के अंदर, उसी को बोलते हैं पायरोलिसिस और क्रैकिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 कार्बन का एल्केन है, 500 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये छोटे छोटे लोअर एल्केन्स में, जैसे 6 कार्बन में कार्बन का नंबर सम करने पे सेम ही रहेगा, ये तो 6 कार्बन पे टूट जाएगा, ये 4 कार्बन या 2 कार्बन पे टूट जाएगा, या 3 2 1, सबको ऐड करोगे तो आपका 6 कार्बन ही बनेगा। ठीक है, और इसमें एल्कीन और एल्कीन दोनों होंगे, तो इसी को बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो मेरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जो हम ये अपने पहले पढ़ा था कि इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन होता है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ वायल गैस और पेट्रोल गैस, जो केरोसिन वायल होता है और पेट्रोल होता है, उससे हम लोग को वायल गैस बनाने के लिए और पेट्रोल गैस बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं पायरोलिसिस मेथड को। फॉर एग्जांपल जैसे ये डोडेकेन है, ये हमारा केरोसिन वायल से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, और इसको हम निकिल प्लेटिनम बहुत ही हाई टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो मेरा ये हेप्टेन में, पेंटेन में और बाकी कुछ कुछ प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है। तो ये है पायरोलिसिस। आपको इस बहुत बेसिक सा रिएक्शन है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस आपको याद ही करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस समझना है और याद करना है। डोडेकेन का रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट आ सकता है 700 डिग्री सेल्सियस पे, और निकिल प्लेटिनम डालेंगे तो हेप्टेन पेंटेन बन जाएगा, और बाकी ये सब देख लो कि और एल्कीन दोनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कॉन्फर्मेशंस। देखो एल्केन्स जो हैं उनमें कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे आप ये देख लो, यहाँ पे मैंने इथेन का एग्जांपल दे रखा है, ये 2 कार्बन है और दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे करने के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन या किसी में भी क्या करते हैं, एक कार्बन को हम फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इस कार्बन को फिक्स कर लिए और इस कार्बन को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन को ऐसे हम रोटेट करेंगे और क्या होगा कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एंगल बनते रहेगा। इसको हम फिक्स करेंगे और इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, तो फिर हमारा दोनों के बीच में एंगल बनेगा और उससे जो है डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट बनेगा और हमारा डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस बनेगा।
ठीक है, हम यही करने वाले हैं अभी। तो क्या होता है, जो भी मेरे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है बाय रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उनको बोलते हैं कॉन्फर्मेशंस। जैसे जैसे इसको फिक्स करके और इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, जैसे आप किसी का हाथ मरोड़ रहे हो वैसा समझो, इसको फिक्स रहते हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं, तो फिर हमारा डिफरेंट डिफरेंट एंगल फॉर्म होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फर्मेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो एल्केन्स हैं इनमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस होगा बाय रोटेशन ऑफ द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को जब हम यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो बहुत सारा जो है स्पेशल अरेंजमेंट, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनेगा। इसको हल्का सा रोटेट किए तो एक बन गया, और हल्का रोटेट किए फिर एक बन गया, और हल्का रोटेट किए तो एक और बनेगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट बनता है और कॉन्फर्मेशंस बनता है। अब आगे लिख रहा है कि रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में रोटेशन जो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है, उसमें 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक आपको एनर्जी लगता है, एनर्जी बैरियर है। जब भी हम इसको रोटेट करते हैं ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को, तो 1 से 20 किलो जूल पर मोल तक एनर्जी लगता है, लेकिन ये बहुत कम एनर्जी है। ये जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है ये बहुत कम है। लगता तो है, मानते हैं कि कम्प्लीटली फ्री नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है। 1 से 20 किलो जूल पर मोल बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो लग रहा है इसी को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। जो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में, उनको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन के बारे में। करने क्या वाले हैं कि एक कार्बन को हम लोग स्टेशनरी रखेंगे और एक कार्बन को रोटेट करेंगे, जो कार्बन कार्बन एक्सिस है उसको रोटेट करेंगे, उससे हमको इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो इसको फिक्स किए और इसको रोटेट करना शुरू किए तो हर एक एंगल पे हमको एक नया कन्फर्मेशन मिलेगा। इसको हम जो है 2 फॉर्म में पढ़ते हैं, एक सी हॉर्स प्रोजेक्शन है और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, सी हॉर्स प्रोजेक्शन ऐसा होता है, हमको जो डिटेल में पढ़ना होता है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन पे हम देखते हैं। देखो पहले तो आप समझ लो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है स्टैगर्ड फॉर्म और एक होता है इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा इथेन है, हम इस एंगल पे देख रहे हैं, इस एंगल पे देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक कार्बन ये दिखेगा और पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। वहीं आप यहाँ पे देख रहे हो, एक कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, पीछे वाला कार्बन इसके पीछे छिपा हुआ नहीं दिख रहा है, और इसके तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, पीछे वाला कार्बन इसके पीछे है। ठीक है, तो ये मेरा है 2 फॉर्म होते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म। देखो होता है क्या है कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है, जैसे जैसे हम इसको रोटेट करेंगे वैसे वैसे एंगल मेरा बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रोटेशन या एंगल ऑफ टॉर्शन या डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। किसको बोल रहे हैं, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा रोटेशन से, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इसको 60 डिग्री मान लो हम लोग इतना पे है तो इसको स्टैगर फॉर्म बोलेंगे। अगर इसको 60 डिग्री और रोटेट कर दिए, ये इतना पे है और 60 डिग्री और रोटेट कर दिए, तब ये हाइड्रोजन जो है इसके पीछे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तब इसको बोलेंगे हम लोग इक्लिप्स फॉर्म। और इसका आपको कुछ इस तरह दिखेगा इमेज। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छिपा हुआ है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे छिपा हुआ है। अब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल, ये तो दिखाने के लिए मैंने मतलब एनसीईआरटी में दिखाया, थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, बॉन्ड एंगल सॉरी यहाँ पे आपका डाईहेड्रल एंगल या एंगल ऑफ रोटेशन 0 होगा, एकदम जस्ट इसके पीछे है ये हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे एंगल 0 होगा। ठीक है, फिर वापस से 60 डिग्री, ये तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर वापस से 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो फिर ये वापस से बन जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। तो फिर 60 डिग्री घुमा देंगे, फिर वापस ये इसके पीछे छिप जाएगा और इसके पीछे और इसके पीछे, तो फिर आ जाएगा इक्लिप्स फॉर्म। तो यही होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है और ये आपका एंगल है। अगर 60 डिग्री रोटेट किए तो मेरा आ गया स्टैगर्ड फॉर्म, 60 डिग्री फिर ले गए 120 पे तो बन गया इक्लिप्स फॉर्म, फिर 60 डिग्री ले गए तो फिर आ गया स्टैगर्ड फॉर्म, फिर 60 डिग्री ले गए तो बन गया इक्लिप्स फॉर्म। तो 60 डिग्री रोटेट कर जाओ और ये आपस में रिवॉल्व करते रहेगा। ठीक है, दोनों में क्या हमको पढ़ना है, तो स्टैगर्ड फॉर्म में देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम एंगल है, बहुत ज़्यादा एंगल है, मैक्सिमम एंगल यही है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होता है। स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम रिपल्सन होता है, लेकिन इक्लिप्स फॉर्म में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, मैक्सिमम रिपल्सन होता है। ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म में मैक्सिमम रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन की बात आ गई। अब जिसमें जितना ही कम रिपल्सन है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है इसमें, लेकिन इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है कि रिपल्सन सबसे ज़्यादा है तो मेरा स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। और एक चीज़ आपको पता ही होगा कि जो जितना स्टेबल है उतना ही वो शांत होगा, उतना ही उसमें एनर्जी कम होगा। तो मिनिमम एनर्जी होगा स्टैगर्ड में, और इक्लिप्स में बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, बहुत ही कम स्टेबिलिटी है, तो बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होगा। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है स्टैगर्ड का, और एनर्जी किसका ज़्यादा है इक्लिप्स का। और ये आपको ग्राफ बिल्कुल आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल था उसको बोलते थे डाइहेड्रल एंगल, लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल। ये चीज़ कन्फ्यूजन मत करना, इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे। ये हाइड्रोजन, ये एक ही कार्बन के दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एंगल, इसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। जैसे यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, ये हाइड्रोजन एक ही कार्बन का है और ये हाइड्रोजन एक ही कार्बन का है, इसके बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे बॉन्ड एंगल। और इस कार्बन और इस कार्बन सॉरी इस हाइड्रोजन और इस कार्बन मतलब पिछले वाले कार्बन के हाइड्रोजन में दोनों के बीच जो एंगल है ये होगा डाइहेड्रल एंगल और ये है बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो यही था सब चीज़ यहाँ पे कन्फर्मेशन इथेन के बारे में। तो वहीं यहाँ पे दे रखा है कि इसके दो फॉर्म होते हैं, इक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म, और बीच में जितने भी कन्फर्मेशन फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। ठीक है, मतलब जैसे इसको हम रोटेट करते गए, मान लो 2 एंगल, 10 एंगल, 5 एंगल, तो बीच में जितने भी बाकी कन्फर्मेशन बनेंगे, इनके बीच में जितने भी बाकी कन्फर्मेशन बनेंगे उनको सबको बनेंगे स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। 60 डिग्री घुमाएंगे तब जाएगा इक्लिप्स, फिर 60 घुमाएंगे तो वापस बन जाएगा ये। बीच में अगर 10 घुमा दिए तो बन जाएगा स्क्यू फॉर्म होगा। ठीक है, और आगे दे रखा है कि हमारे इन ऑल द कन्फर्मेशन बॉन्ड एंगल, हाँ ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल हमेशा सेम रहेगा, बॉन्ड लेंथ सब में सेम होगा, चाहे कोई कन्फर्मेशन हो। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल है और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, डाइहेड्रल एंगल चेंज होगा, जो ये है 2 हाइड्रोजन के बीच वाला है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, सॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे जो सेम लाइन हमने पढ़ा वहीं दे रखा है कि स्टैगर्ड फॉर्म जो है वहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होता है, मिनिमम एनर्जी होता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन अभी हमने पढ़ा कि जो भी रिपल्सिव इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्सन होता है उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, आगे जो है एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मेरा टॉर्सनल स्ट्रेन, कितना ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है, कितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ रोटेशन पे। एंगल ऑफ रोटेशन 0 है तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा जो कि इक्लिप्स कहला देगा, और एंगल ऑफ रोटेशन डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो मैं उसको स्टैगर्ड फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, तो वहीं बोल रहा है कि स्टैगर्ड फॉर्म में सबसे कम स्ट्रेन होता है यानी कि रिपल्सन होता है और इक्लिप्स फॉर्म में मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है हमारा मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स फॉर्म से। ठीक है, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। वही बात दिया गया है कि हमेशा एक टॉर्सनल स्ट्रेन लगता है जिसका वैल्यू होता है 12.5 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम है। अब यहाँ पे एक असर्शन इंजन क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। क्वेश्चन है, असर्शन है कि नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेट द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ द इथेन। इथेन के डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को सेपरेट करना और आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या होगा, क्यों हम इस स्क्यू फॉर्म को, स्टैगर्ड फॉर्म को, इक्लिप्स फॉर्म को सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इनके बीच में जो टॉर्सनल स्ट्रेन लगेगा, जो एनर्जी इनको रोटेट करने के लिए, वो है 12.5 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत कम एनर्जी है, जो आपको रूम टेम्परेचर पर ही मिल जाएगा। तो इतनी कम एनर्जी पे हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ये हमेशा आपस में ही रोटेट करते रहेंगे, कन्फर्मेशन फिक्स्ड नहीं रहेगा, इसीलिए हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते और आइसोलेट नहीं कर सकते बिकॉज वेरी लो जो है उनके बीच में स्ट्रेन है। ठीक है, बहुत कम एनर्जी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं एल्किन्स।